वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो आज हम इंटरव्यू सीरीज़ का चौथा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सिचुएशनल क्वेश्चंस का या सिचुएशन रिएक्ट टेस्ट का या रोल प्लेइंग का, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। इस सेशन में क्या किया जाता है कि आपको थोड़ी काल्पनिक सिचुएशन दी जाती है और काल्पनिक सिचुएशन देकर आपसे पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में अगर आप हों तो आप कैसे समाधान प्रस्तुत करेंगे। अब इस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को चेक करना, आपका टाइम मैनेजमेंट को चेक करना, आपका कोऑर्डिनेशन बिहेवियर, आपका लीडरशिप बिहेवियर, इन सभी को चेक करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हों, आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हों, जैसे आरएएस यूपीएससी का दे रहे हों, या अभी फ़िलहाल आप एसआई के इंटरव्यू होने वाले हैं वो इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके सामने जो जो सिचुएशन आ सकती है तो वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है। और ये आपको स्ट्रेस टेस्ट का ही एक भाग मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस टेस्ट थोड़ा अलग है। इसमें आपको जवाब देने के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिचुएशनल टेस्ट है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। या मान लीजिए आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि जैसे आप हमारी जगह बैठे हैं, आप इंटरव्यूअर बोर्ड हैं, आप पैनलिस्ट हैं, और मिस्टर एम के गांधी, महात्मा गांधी अगर इंटरव्यू देने आए इस पद के लिए तो आप क्या करेंगे। अब ये इस तरह के सवाल जो होते हैं वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए हैं। तब आपको क्या करना है? आपको सिचुएशन में नहीं फंसना कि महात्मा गांधी अगर आए हैं तो उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा या उनको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इस तरह का कोई आंसर नहीं देना है। आपको अपनी ड्यूटी देखनी है और साथ में ये देखना है कि अगर महात्मा गांधी आए हैं तो वो उस एज ग्रुप में नहीं होंगे जिस एज ग्रुप में यहाँ पर ऑफिसर्स चुने जाते हैं। तो आप अपनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, आप पूरी तरह से इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद सेटिस्फाइड होने के बाद आप जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप कौन सा अपनी इच्छा का एक पर्सन या व्यक्तित्व चुनिए जो आप बनना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछने का मतलब आपकी मेंटलिटी को चेक करना होता है कि आप क्या सोचते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी रिलीजियस लीडर का या कभी भी पॉलिटिकल पर्सन का या कभी भी किसी नेशनलिस्ट का नाम मत लीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व पर सब एक मत नहीं होते हैं, हर किसी की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। इससे अच्छा अगर आपको ऐसा मौका मिले, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आपको अगर मौका दिया जाए आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप किसी साइंटिस्ट का नाम दीजिए। ये एज एक सेफ वे होता है इस क्वेश्चन से निकलने का। क्योंकि अगर आप लीडरशिप बोलेंगे, कोई पॉलिटिकल गुरु का नाम लेंगे या किसी धार्मिक गुरु का नाम लेंगे, तब आपके साथ काफ़ी डिबेट चल सकती है उस सेशन पर। तो ये डिबेट को अवॉइड करने का अच्छा तरीका है कि आप किसी साइंटिस्ट का नाम लें। अगले टाइप में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको संविधान संशोधन की शक्ति दे दी जाए, मतलब आप अकेले पर्सन को होल सोल बना दिया जाए कि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से संशोधन करेंगे। तो देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें आपको अगर कोई नई चीज़ जोड़नी है तो वो आप जोड़ सकते हैं, परंतु इस जो भी चलता आ रहा है ट्रेडिशनल, उसमें अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक या ना कोई प्रोसेस में है तो उसके बारे में आप ना बताएं तो ही अच्छा है। आप कोई नई चीज़ जोड़ना चाहते हैं बाहर से लाकर, वो अलग है, पर किसी चीज़ में अगर आप कमी बता के सुधारना चाहते हैं तो वो मेरा कहने का मतलब है ऐसा करने से आप बचे जब तक कि वो ऑफिशियली प्रोसेस में नहीं चल रहा हो। अगर चल रहा हो तो आप उसके बारे में कह सकते हैं। और साथ में जब ये सुधार आप बताएंगे कि संविधान में क्या क्या सुधार किए जाएं, तो लास्ट में ये बता दिया जाएगा कि मैं लास्ट में अंतिम सुधार ये करूंगा कि कोई भी किसी एक पर्सन को होल सोल पावर भविष्य में कभी ना मिले, ताकि तानाशाही की स्थिति से बचा जा सके। तो इस तरह से इस सवाल को एंड किया जाता है। अगले टाइप के सवाल में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आप डिप्टी हैं या आप एसआई हैं और आप किसी थाने पर हैं और वहाँ पर आपको पता लगता है कि कोई भीड़ जो गुस्से में है वो थाने को जलाने का प्रयास करने वाली है या आ रही है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका मैं हिंट दे सकता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी पूरी फोर्स को गैदर करेंगे वहाँ पे, और अगर ऑलरेडी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है तो आप पहले उस भीड़ को समझाइश का प्रयास करेंगे। वो भीड़ किस समुदाय विशेष की है, उनके आप गुरुओं को कंसल्ट करेंगे। मतलब जिस तरह का भी अगर विवाद है, अगर ये कोई धार्मिक विवाद है तो गुरुओं को कंसल्ट करेंगे, अगर कोई पॉलिटिकल विवाद है तो आप वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को वहाँ पर बुलाकर उनसे बात करेंगे कि आप इसे समझाइए, ये कोई समाधान नहीं है बल्कि इससे अपराध और बढ़ेगा। अगर इसके बाद भी भीड़ काबू में नहीं आती है तो आप
बल प्रयोग करेंगे, है ना। तो बल प्रयोग आपको सीधा ही नहीं बोलना है कि इस तरह के अगर प्रयास होंगे तो मैं सीधा ही बल प्रयोग करूंगा, है ना। तो आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो सिचुएशन होती है उसी का जवाब देना है। अगले टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में गए एज ए ऑफिस हेड, मान लीजिए आप एसआई बन के गए, आरएएस बन के गए, आईएएस बन के गए, और आपका जो स्टाफ है वो बिल्कुल ही निकम्मा है, काम नहीं करता है, और आपसे पूछा जाए तो आप ऐसी स्थिति में कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप इसमें इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि देखिए, ना तो पूरा स्टाफ एक साथ निकम्मा होता है, ना ही पूरा कार्य करने वाला होता है। तो आप सबसे पहले उनको सुधार का मौका देंगे। आप वहाँ पे रिवार्ड और पनिशमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो अपनाएंगे। अच्छा काम करने वालों को रिवार्ड देंगे और जो काम नहीं करते हैं उनको पनिशमेंट देंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आपको किसी भी सीधा जवाब देने के बजाय एक प्रोसेस से जवाब देना चाहिए, उसको एलोबरेट करना चाहिए कि आप क्या करेंगे, तभी वो सेटिस्फाइड होंगे, अन्यथा नहीं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन चलते रहेंगे। अगले प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी ऑफिस में एज ए एचओडी भेज दिया जाए या आपको ऑफिसर का पद मिले, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में, तब आपको कोई जन जागरूकता का अभियान चलाना हो, किसी पॉलिसी को प्रमोट करना हो गवर्नमेंट का, तब आप ऐसे में आप क्या करेंगे। तब देखिए, तब आपको इसमें थोड़ा स्मार्ट आंसर देना है। आपको कहना है कि मैं इसमें पहले प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर से उस स्कीम के पम्पलेट और बैनर बनवाऊंगा, फिर उसको मेरे स्टाफ में जितने भी मेरे अंदर कार्यालय आते हैं उनके पीयून से लेकर जो टॉप पोस्ट है वहाँ पे सबके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करूँगा और उन्हें भी जनता के बीच में सर्कुलेट करने को कहूँगा, क्योंकि फ़िलहाल इसी तरह से जनता के बीच में जन जागृति ज़्यादा सफल रहती है। क्योंकि मैंने जब चुनाव ड्यूटी की थी तब इसी तरह से जो विशेष योग्य जन होते हैं उनको मतदान तक लाना होता है, तो वो जो जागरूकता अभियान है कि उनके लिए जो मतदान दिन पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी उसका प्रचार हमने इसी तरह से किया था। तो लगभग हर जिले स्तर पर इसी तरह से प्रचार कार्य किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब भी किसी पॉलिसी को प्रमोट करना हो तब आप इसी तरह से प्रचार करते हैं। का प्रश्न पुलिस से संबंधित हो सकता है या मजिस्ट्रेट से संबंधित हो सकता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, मान लीजिए राजस्थान की सिचुएशन ले, और अगर आप जानते हो डांग क्षेत्र जो डकैतों का क्षेत्र है, वहाँ पर अगर कोई डाकू सरेंडर करना चाहे और ऐसा कहे कि मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे। और वो आपसे प्रॉमिस करे कि मैं अभी भविष्य में कभी किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं करूंगा आगे जाके। तो देखिए, इस प्रकार के सिचुएशन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ज्यूरिडिक्शन का ध्यान रखना है। आपके पास एक पद पे लिमिटेड पावर होती है, आप ऐसे अपनी तरफ से कोई भी नियम नहीं बना सकते। आपको संविधान के नियमों के अनुसार से गवर्नमेंट की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से चलना होता है। अगर इस तरह की कोई आपके सामने शर्त रखता है सरेंडर की, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है आपके हाथ में कि आप उसकी सज़ा माफ़ कर सकें। तो आप उसे कहेंगे कि बिल्कुल उसे सरेंडर का मौका दिया जाएगा, पर उसके साथ ये शर्त लग जाएगी कि उसने अभी तक जो भी क्राइम किए हैं उसकी उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसके बाद उसको सरेंडर का मौका मिला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी प्रेशर में सरेंडर कर रहा हो और बाद में वो अपनी बात से मुकर जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप एज ए प्रोसेस में करेंगे तो आपका आंसर एकदम सही जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे एसडीएम या आरपीएस या ऐसे तैनात हैं और आपको सूचना मिलती है कि यहाँ पर मृत्यु भोज का प्रोग्राम होने वाला है किसी क्षेत्र में, या कहीं पे बाल विवाह का आयोजन होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो उसमें आपको जो कानून की प्रक्रिया है उसी का पालन करना है। आपको बताना है कि मैं पहले ऐसे स्थान पर जाऊँगा अपने फोर्स के साथ या अपने टीम के साथ, और वहाँ पर मैं जो भी ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है उसे कानूनी प्रावधान बताऊँगा कि ये आप इलीगल कर रहे हो और ये करना अपराध है। अगर वो फिर भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है, तो आपको फिर कानून के प्रावधानों का पालन करके जो भी प्रक्रिया है, चाहे उन्हें अरेस्ट करना पड़े, वो करना होगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रक्रिया आपको इस तरह से बोलना है। आपसे वो एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मांग रहे, आपसे बस वो पूछना चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं या आप तुरंत स्ट्रेस में आते ही कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो इस तरह से सिचुएशनल क्वेश्चंस का समाधान किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी सिचुएशनल क्वेश्चन को हो करते समय अगर आपको टाइम चाहिए तो आप एक लंबी सांस लीजिए, उनसे क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कहिए ताकि आपको सोचने का समय मिले। दूसरी बात, आपको कभी भी किसी पर्सनल आपको रोल प्लेइंग के लिए कहा जाए तो अपनी ज्यूरिडिक्शन का हमेशा ध्यान रख दिया जाए। अगर आपको ऐसा कहा जाए आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए, पीएम बना दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए या जो भी बना दिया जाए, आप अपनी ज्यूरिडिक्शन का ध्यान रखिए कि आपके पास क्या क्या पावर हो सकती है। मान लीजिए अगर आपको पीएम बना दिया जाए तो भी आप अकेले संविधान संशोधन या इस तरह से कोई पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते जब तक कि वो पूरी प्रक्रिया के द्वारा आपके पास ना आए।
ठीक है। तो अपनी हमेशा ज्यूरिडिक्शन का ध्यान रखिए, कभी भी ज्यूरिडिक्शन के बाहर का कदम मत उठाइए। आप जिस भी पोस्ट पे हैं एसआई की ज्यूरिडिक्शन का ध्यान रखिए। डीएसपी क्या कर सकता है, एसडीएम क्या कर सकता है, ये एक लिमिटेड कार्य कर सकते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट, उन्हीं पे चल सकते हैं। तो उनके हिसाब से ही हमें स्टेप लेने हैं। पहली बात, अगर कोई भीड़ का या इस तरह का मुद्दा आता है, धार्मिक दंगे का, मृत्यु भोज का, बाल विवाह का, तो सबसे पहला प्रयास समझाइश ही होता है। उसके बाद कानूनी प्रावधान बताए जाते हैं और फिर लास्ट में जो भी दंड का, जो पनिशमेंट का प्रावधान होता है उसे प्रयोग में लाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी अप्रोच को बनाइए, ठीक है। और इस तरह के सवालों के जवाब में कभी भी आपको नो नहीं कहना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ समाधान तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा। आप इस तरह की सिचुएशन अपने आसपास के माहौल में देख सकते हैं, आप अखबारों में देख सकते हैं कि किसी न किसी तरह की घटनाएं होती ही रहती है। तो उनका समाधान किस तरह से किया जाता है वो भी आप अखबारों में पढ़ सकते हैं। तो डिस्कशन आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप समसामयिकी के बारे में अपडेट रहेंगे, अपने आसपास के माहौल के बारे में, उतने ही अच्छे से सिचुएशनल क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और ये प्रश्न तो पूछे ही गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें ज़्यादातर प्रश्न यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ विशेष प्रश्नों की जो साक्षात्कार में जिनका जवाब कैसे दिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप एसआई क्यों बनना चाहते हैं, आरएएस क्यों बनना चाहते हैं या आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, इसको कैसे हैंडल करें। या आपसे पूछ लिया जाए आप अपनी कमजोरियां बताइए और अपनी विशेषता बताइए, इसको कैसे हैंडल किया जाता है। या आप अपने बारे में बताइए, तो इसके अंदर आपको क्या क्या बताना है। और इसके बाद एक वीडियो करेंगे सिर्फ केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए कि महिला अभ्यर्थियों को किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए और कौन कौन से जो मुद्दे होते हैं वहाँ पर उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी के साथ जिनको इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जाएंगे। और इस चैनल की प्लेलिस्ट पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके बेसिक्स वीडियो हर सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें जाके जरूर देखिए, आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।